हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच सी जोशी, TGT SST KVIT सेकेंड शिफ्ट देहरादून। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और GDP के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing number of craft persons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. जैसे जैसे फार्मिंग मेथड्स बदलती चली गई और जो कृषि क्षेत्रक है वो समृद्ध होता गया, वैसे ही पहले की तुलना में अब अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स, इनकी संख्या बढ़ने लगी। बाइंग और सेलिंग, ये एक्टिविटीज़ भी कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक, इस प्रकार के काम करने लगे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं नेचुरल प्रोडक्ट थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. लंबे समय, लगभग 100 वर्षों से अधिक के बाद मैन्युफैक्चरिंग की नई मेथड्स इंट्रोड्यूस हुई, फैक्ट्रीज आई, कारखाना जिसको हम कहते हैं। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. They were forced to do so. As you read in history chapters, people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. अब बहुत अधिक लोग कारखानों या फैक्ट्रीज में काम करने लगे। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि उस समय लोगों को फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग प्रयोग करने लगे, यानी फैक्ट्रीज में जो वस्तुएं बनती थी उनकी कीमत कम होती थी और लोग उनका उपयोग करने लगे। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस प्रकार जो सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्रक, वो इम्पोर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया उत्पादन के क्षेत्र में भी और रोजगार के क्षेत्र में भी। Hence, over time a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. इस कारण से अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा और इसका अर्थ ये है कि जो सेक्टर्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस बदलने लगी। पिछले 100 वर्षों में जो विकसित देश हैं, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर फिर से बदलाव हुआ है। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अगर कुल उत्पादन की बात करें तो जो सेवा क्षेत्रक है, टर्शरी सेक्टर है, उसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। अधिकांश जो मजदूर हैं वो सेवा क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। विकसित देशों में ये अक्सर देखा गया है। Growth and status of different sectors.
Graph 1, GDP by primary, secondary and tertiary sectors. Graph 1 shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for 2 years, 1973-74 and 2013-14. You can see how the total production has grown over the 40 years. Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. जो ग्राफ 1 है वो तीनों सेक्टर्स के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। उन्नीस सौ 73-74 में प्राइमरी सेक्टर में जो उत्पादन था वो काफ़ी अधिक था, फिर उसके बाद टर्शरी सेक्टर में था और सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर में था। 40 वर्षों के बाद 2013-14 में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक टर्शरी सेक्टर में होता है और फिर सेकेंडरी सेक्टर और अब प्राइमरी सेक्टर। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्राइमरी सेक्टर में भी उत्पादन बढ़ा, सेकेंडरी में भी बढ़ा, टर्सरी में भी बढ़ा, लेकिन सबसे अधिक जो उत्पादन है वो टर्शरी सेक्टर में बढ़ा है। और इसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 2013-14 में भारत में टर्शरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया और सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। अब भारत में जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्रक, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस, थाना, कोर्ट या ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, बीमा आदि की आवश्यकता होती है। इन्हें बेसिक फैसिलिटीज़, बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। दूसरा कारण, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, स्टोरेज जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड कराता है। तीसरा कारण, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग शुरू कर देते हैं। चौथा कारण, पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो गई हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या मोबाइल है, या कम्युनिकेशन है, टेलीफोन है, इंटरनेट है। ये सेवाएं आज आवश्यक हो चुकी हैं, तो इन सेवाओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है और ये सभी सेवाएं टर्सरी सेक्टर में आती हैं। एक और कारण आप ये समझ सकते हैं कि 1960 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में तेज़ी से वृद्धि हुई, प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। तो उस प्रोडक्शन के बढ़ने के बाद जो रॉ मटेरियल है उसे फैक्ट्रीज तक पहुंचाना या कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ये क्षेत्र तेज़ी से बढ़ने लगा, जो कि टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टर्शरी सेक्टर है वो क्यों तेजी से आगे बढ़ा। एक चीज यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, इसमें कई तरीके के लोग काम करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित मजदूरों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। ग्राफ 2, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंट। Graph 2 presents percentage share of the three sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 40 years. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Graph 2 में आप देखेंगे जीडीपी का तीनों सेक्टर्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। आप 40 वर्षों में जो सेक्टर्स है उसके बदलते महत्व को डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो तीनों क्षेत्रकों की, तीनों सेक्टर्स की जो हिस्सेदारी है जीडीपी में, उसमें परिवर्तन हुआ है। फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसे हम अगले ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ 3, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। Graph 3 shows the share of employment in the three sectors in 1977-78 and 2017-18. The primary sector continues to be the largest employer even now. अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो 1977-78 में प्राथमिक क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट था सबसे अधिक 71% था, फिर 18% टर्शरी सेक्टर में और फिर 11% सेकेंडरी सेक्टर में। आप देखेंगे 2017-18 में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंट बढ़ा है। टर्शरी सेक्टर में 31% और सेकेंडरी सेक्टर में 25%, लेकिन फिर भी सबसे अधिक जो एम्प्लॉयमेंट है वो आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही है। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द ग्राफ्स। Majority of people are still employed in agricultural activities, as agriculture provides seasonal employment during cropping season, so chances of hidden employment are big. Moreover, as history suggests, a developed nation's dependency shifts from primary sector towards tertiary sector in all aspects of economic development, so it can be said that India is still way behind because majority still depend on agriculture. Secondary and tertiary sector have failed to generate enough employment opportunities, making a pressure on primary sector. Although educated and skilled workforce do get employed in secondary and tertiary sector, but for unskilled and semi-skilled workers, there is still shortage of employment avenues. तीनों ग्राफों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि आज भी जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र से जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन पाए। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में
काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी तुलना में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाई। टर्शरी सेक्टर पर भी यही बात लागू होती है। टर्शरी सेक्टर में जहां उत्पादन 14 गुना बढ़ गया, लेकिन रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान काफ़ी अधिक है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा दें तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो अल्प बेरोजगारी में है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में है। अगला टॉपिक है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी। It is a situation where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. If few people move out, it will not affect the production. It is hidden in contrast to the open unemployment where a person is clearly or visibly without job. For example, there are thousands of casual workers in service sector in urban areas as painters, plumbers, etc. अल्प बेरोजगारी की स्थिति वो स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है से अलग है। जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता उसे खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में या अल्प बेरोजगारी में लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं। इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझेंगे। किसी परिवार में 8 लोग हैं और 8 लोग खेती पर काम करते हैं, खेत में जाते हैं, काम करते हैं। यदि उन 8 लोगों में से 3 लोगों को अगर हम हटा दें और केवल 5 लोग ही खेती करने जाएं, तो तब भी जो कृषि उत्पादन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका अर्थ क्या है कि 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको हटाने से भी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यही है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोर देन द रिक्वायर्ड पर्सन्स आर वर्किंग। There are more people in agriculture than is necessary, so even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture sector are underemployed. For instance, take the case of a small farmer Lakshmi, owning about 2 hectares of unirrigated land, dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for work. You will see that everyone is working, none remains idle. But in actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. एक उदाहरण हम लेते हैं एक किसान लक्ष्मी का, जिसके पास 2 हेक्टेयर की भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर करती है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उगाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर साल भर काम करते हैं,
क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई भी बेकार नहीं बैठा हुआ है, लेकिन वास्तव में उनका जो श्रम प्रयास है वो डिवाइडेड है, जो लेवल ऑफ एफर्ट है वो डिवाइडेड है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। This is the situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair persons, and others doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. जो अभी उदाहरण हमने देखा वो था कृषि क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला का। यदि हम उसके 5 सदस्यों को जो काम कर रहे हैं खेत में, उनमें से अगर हम 2 सदस्यों को हटा दें तो तब भी 3 सदस्यों के काम करने पर उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वही 2 सदस्य अगर किसी और क्षेत्र में काम करते तो परिवार की जो इनकम है वो बढ़ती। जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ये केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। जैसे शहर में जो टर्शरी सेक्टर में हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं, जो रोज डेली काम की तलाश में निकलते हैं, वे प्लम्बर हो सकते हैं, पेंटर या मरम्मत कार्य करने वाले लोग। उनमें से कई रोजाना काम नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो ये सभी लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हैं या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अतिरिक्त रोजगार हम कैसे क्रिएट करें। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, आइए हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर भूमि का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि को सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ रुपए दे सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि लक्ष्मी को सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर रहना होता है। यदि उसके खेत में एक कुएं का निर्माण हो जाएगा तो अब उसे सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रहना होगा, वह कुएं से सिंचाई कर सकती है। और साथ ही साथ रबी के मौसम में या रबी क्रॉपिंग सीजन में एक दूसरी फसल गेहूं भी लगा सकती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल
दो लोगों को 50 दिनों तक रोजगार दे सकती है, बीज डालने के लिए, पानी देने के लिए, खाद डालने और कटाई में। अतः परिवार के दो अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है, क्योंकि अब उनके पास सिंचाई के लिए केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनके पास अब कुआं है जिसके पानी से वो अब सिंचाई कर सकते हैं और अधिक फसल लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए डैम का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर बन सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की जो समस्या है वो अपने आप कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अब अधिक उत्पादन करते हैं और उन्हें कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना जो प्रोडक्ट है नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार ट्रांसपोर्टेशन और फसलों के भंडारण की व्यवस्था कर दे तो इससे जो ट्रक हैं वो सब जगह पहुंच जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सभी को उपलब्ध होगी और इस क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो लक्ष्मी जैसे किसान हैं वो अब अपनी फसल को बेच सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि व्यापार या परिवहन जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों या उर्वरकों या जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के टूल्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह इन सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे जो मनी लैंडर हैं, जो गांव में बड़े किसान हैं, उनसे पैसा उधार लेना पड़ता है और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अधिक होता है। यदि जो स्थानीय बैंक हैं कम ब्याज दर पर लक्ष्मी जैसे किसानों को क्रेडिट या ऋण प्रदान करता है तो जिसका उपयोग वह टूल्स या HYV सीड्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को खरीदने में कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि सिंचाई के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को ऋण भी मिलना चाहिए और जो ऋण या क्रेडिट है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलना चाहिए। इस तरीके से जो खेती के काम में लगे हुए लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं और इनमें से जो 51% हैं वो ही विद्यालय जाते हैं, बाकी विद्यालय या स्कूल नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते हैं या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होते हैं। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग, वर्तमान में जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, इसके अनुसार अकेले एजुकेशन सेक्टर में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। It is started by central government. Under Manrega 2005, all those who are able to and are in need of work are guaranteed 100 days of employment in a year
by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the Act. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे पहले नरेगा NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी कहा जाता था, यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। भारत के लगभग 625 जिलों में इसे काम के अधिकार के रूप में लागू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।